मेरा नाम मोहन है। अपने कैरेक्टरलेस पिता को घर से निकाल दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी बहू ने गुस्से से कहा। तो मेरे बेटे ने अगले ही लम्हे मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोता रहा, बेबस हो गया, लाचार हो गया, सड़क पर मारा मारा फिरता रहा। बेटे से बहुत कहा कि वो मेरी बात का विश्वास करे, मुझे घर से ना निकाले। आखिर मेरा उसके अलावा और है ही कौन। मगर किसी ने मेरी एक न सुनी और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। जब एक औरत ने मुझे अपने साथ ले जाते हुए कहा, बाबूजी, तुमने एक बार मुझे खाना खिलाया था, मैं उसका बदला उतारूंगी। मैं उसके साथ चला गया तो दंग ही रह गया। उसका घर बिल्कुल महल के जैसा था। मैंने अपने कुछ दिन वहां पर गुजारे ही थे कि अचानक एक भीख मांगने वाली औरत दरवाजे पर आई। तो उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरी ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बहन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, मुझ पर रहम खाओ। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जवान बेटे के होते हुए भी लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गया। मेरी आवाज़ बेहद कमज़ोर हो गई थी, शरीर दुबला पतला हो गया था और मेरी हड्डियों में अब पहले जैसी जान नहीं थी। मैं जो पहले इस बुढ़ापे में भी भाग भाग कर हर काम करता था, सबका ख्याल रखता था, लेकिन अब मैं अकेले अपने आप का भी ख्याल नहीं रख पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि बुढ़ापे में आकर बाप को ये दिन भी देखना पड़ता है। शायद हर माता पिता का बुढ़ापा ऐसा नहीं होता। बहुत से खुशनसीब माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे में अपने बच्चों को अपनी लाठी बना लेते हैं और उनके सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं तो समझता था कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। शायद मैं इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने इकलौते बेटे धीरज के नाम कर दी थी और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। उसकी परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, उसकी ख्वाहिशें पूरी करना और उसकी खुशियों के बारे में सोचना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। यही वजह थी कि मैं दुनिया और दुनिया के लोगों को ज़्यादा नहीं समझ पाया था और समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपनी कुल संपत्ति समझता था। ये वो दर्द था जिसने मुझे मेरे बीते हुए समय की गहरी और दुखी सोचों से अचानक चौंका दिया था। मैं उस बड़े से महल जैसे घर में था और शीशे की खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा था और मुझे अपना वो पुराना छोटा सा कच्चा घर बेहद याद आ रहा था, जहाँ मैंने अपनी जवानी और अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती और कठिन साल गुजारे थे, जहाँ मैंने पत्नी के साथ खुशी भरे लम्हे गुजारे थे, जहाँ मैंने अपने बेटे के बचपन की किलकारियों को खुलकर महसूस किया था। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम हो गया था कि अचानक मेरे इस बड़े से घर के गेट पर किसी ने बहुत जोरदार दस्तक दी थी। घर की नौकरानी किसी ज़रूरी काम से पीछे वाले हिस्से की तरफ गई हुई थी, इसलिए मैंने ठीक समझा कि मैं खुद ही जाकर देख लूं। इस दोपहर की तेज़ गर्मी के समय दरवाजे पर आखिर कौन आया है। मैंने अपने कदमों को धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया था और जैसे ही मैंने वो भारी लोहे का दरवाज़ा खोला, तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके कपड़े बहुत मैले और जगह जगह से बुरी तरह से फटे हुए थे। उसके बालों में ढेर सारी धूल मिट्टी अटकी हुई थी और बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वो अपने कांपते और कमज़ोर हाथ मेरे आगे फैलाकर भीख मांग रही थी और लगातार गिड़गिड़ा रही थी। मैंने कुछ देने के लिए जैसे ही उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, तो मेरी सांस मेरे गले में ही अटक कर रह गई थी। मेरी आंखें हैरानी और बेहद गहरे सदमे से पूरी तरह फैल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर जैसे किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ अपने जीते जी मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे सामने भीख मांगने वाली वो भिखारन कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी सगी बहू निशा थी। हाँ, ये वही निशा थी जिसने एक दिन मुझे धक्के देकर मेरे ही घर से बेदर्दी से निकाल दिया था। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, मुझे भूखा प्यासा रखा गया था, मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने उसको बहुत इज्जत मान सम्मान दिया था और उसे अपनी बेटी बनाकर रखा था। वो इस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि मेरी हालत अब बहुत बदल चुकी थी। मैं खुद भी सोच रहा था कि क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? क्या ये निशा ही है? ये वही निशा है जो कभी बहुत घमंडी हुआ करती थी, जो हमेशा सजी सवरी रहती थी, जो गंदगी को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देती थी। वो नज़रें झुकाकर लगातार खाने के लिए बिलख रही थी। मैं उसका ये रूप देखकर बिल्कुल दंग रह गया।
क्योंकि कल जिस हालात तक उसने मुझे पहुंचाया था, आज उसी हालत में मैं उसे अपने सामने देख रहा था और मेरा दिमाग कई सालों पीछे उस दौर में चला गया था जब मैं एक रोज तड़पता और बेसहारा बाप था। मेरी जिंदगी बहुत कठिन और इतने दुखों से भरी हुई है कि अगर मैं किसी पत्थर को भी सुनाऊं तो वो भी खून के आंसू रोने लग जाए। मेरी शादी मानसी से हुई थी। हम दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने देखते थे। हमारी शादी को 2 साल ही गुजरे थे कि मेरी पत्नी की मौत हो गई, मगर जाने से पहले वो मुझे अपनी एक निशानी सौंप गई थी, हमारा बेटा धीरज, जो कि बहुत सुंदर था। मैं उसके जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। उसके जाने के बाद एक एक पल मुझे भारी पड़ने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी। मेरा इकलौता बेटा धीरज उस समय सिर्फ 4 महीने का था। वो इतना छोटा और मासूम था कि उसे मौत का मतलब भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे तो अपनी माँ का प्यार भी नसीब नहीं हुआ था। वो तो ठीक से अपनी माँ की गोद में खेल भी नहीं पाया था। मैं एक आदमी था। मेरा काम अपनी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी उठाने और उनका ख्याल रखना था, घर संभालना नहीं था। मैं घर से बाहर काम करता था, सुबह को घर से निकलता और शाम को घर वापस आता था। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी तो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उससे गुजारा करता था। लेकिन अब मुझे अपना घर, बेटा और बाहर का काम सब कुछ देखना था। उस दिन मैंने शिद्दत से महसूस किया था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है और मेरे घर की रौनक छिन गई है। लेकिन फिर मैंने उस मासूम बच्चे का चेहरा देखा और अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पी लिया। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, और वो मेरे बेटे धीरज की खुशी और उसका बेहतरीन भविष्य है। मेरे पास कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं थे। मैं सिर्फ एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहीं के कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए थे, जो कि बहुत अच्छे थे और हर तरह से मेरा साथ देते थे। मैं भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरे माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। न मेरा कोई भाई था, न मेरी कोई बहन थी। बाकी के रिश्तेदार माता पिता के मरने के बाद मुझसे दूर हो गए थे। मेरे बेटे को कोई संभालने वाला नहीं था। मुझे अपनी फैक्ट्री का काम भी देखना था। मेरे लिए घर, कारोबार और बेटे को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मानसी की भी इस दुनिया में सिर्फ माँ और एक बहन थी। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और अपनी छोटी बेटी के साथ उसके ससुराल में दूसरे शहर में रहती थी। मेरा अपना कोई भी नहीं था। मैं फैक्ट्री अपने बेटे को ले जाता था और वहीं पर उसको सुलाकर काम करने की कोशिश करता था। वहाँ के मालिक को इस बात से ऑब्जेक्शन भी हुआ था कि छोटे बच्चों को फैक्ट्री में लाना अलाउड नहीं है, मगर मैंने उनको जब अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उनके दिल में रहम आ गया था। उन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला था और मेरे बेटे को भी वहाँ ले जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करना चाहता था। मैं चाहता था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। शुरू के 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन साल थे। जब मेरा बेटा छोटा था और उसकी परवरिश करना, घर को संभालना, काम को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक एक लम्हा मेरे लिए तकलीफ से भरा हुआ था, मगर ऊपर वाले ने वो सारा समय जैसे तैसे मुझे हिम्मत देकर पूरा करवा दिया था। ज़्यादा मेहनत से मेरा पूरा शरीर जवानी में ही दर्द से भरा रहता था और कई बार तो सीने में भी दर्द होता था। लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखता था तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाती थी। धीरज बिल्कुल अपनी माँ मानसी की तरह था। उसे देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आ जाती थी और मैं उसे गले लगाकर चूम लेता था। मेरी सारी थकावट, मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाती थी। मैंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी थी और न ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाया था, न कभी किसी पर अपने बेटे की जिम्मेदारी डाली थी, क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा ही नहीं था। मैंने अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उसके लिए बाप होने के साथ साथ माँ भी बन गया था। मैंने उसके खिलौनों से लेकर उसकी किताबों तक हर चीज़ का ख्याल रखा था। मेरी जवानी बेटे को संभालते संभालते और दिन रात काम करने में ही गुजर गई थी। घर का खाना भी मैं खुद अपने हाथों से बनाता था, साफ सफाई करता था और अपने बेटे का हर काम भी अपने हाथ से ही करता था। मुझे कई लोगों ने दूसरी शादी की एडवाइस भी दी थी, लेकिन मैंने हमेशा सख्ती से इनकार कर दिया था। पहले तो मैं मानसी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और दूसरी बात ये कि मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लेकर किसी पर भी भरोसा नहीं था। मैं नहीं चाहता था
कि मेरे बेटे को कोई सौतेली माँ मिले और वो दर दर की ठोकरें खाए। अपने बेटे की खातिर मैंने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोट दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि धीरज को माँ की कमी का एहसास कभी न हो। समय तेजी से गुजरता गया और मेरा धीरज पढ़ लिख कर एक सुंदर और हैंडसम जवान लड़का बन गया था। जब उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में एक शानदार नौकरी मिली, तो उस दिन मैंने सुकून का सांस लिया था और ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत कामयाब हो गई थी। मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया था। उसने मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद लिया था और कहा था कि बस पापा, आपने बहुत मेहनत कर ली है। सारी जिंदगी आपने मेरी परवरिश की, मम्मी के बिना आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सारी जिंदगी मेहनत की है, सिर्फ मेरी खातिर। अब मैं आपको कभी कोई मेहनत मजदूरी नहीं करने दूंगा। अब आपका बेटा इस लायक हो गया है कि वो अपना और आपका ख्याल रख सकता है। अब आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका बेटा आपका सहारा बनेगा। उसके ये शब्द मुझे दुनिया के सबसे अनमोल शब्द लग रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी और बस तभी से मैंने मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया था। मेरा बेटा बहुत खुश था। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। मुझे लगा जैसे मेरे इतने सालों की सारी मेहनत और बलिदान सब वसूल हो गए और अब मेरी ज़िंदगी के सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। धीरज की नौकरी लगने के बाद मेरी सबसे बड़ी और इकलौती चाहत बस यही रह गई थी कि वो अब अपना परिवार बनाए। मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, इस घर में बहू लाना चाहता था। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके घर में उसकी बहू आए और घर में रौनक हो जाए, जो न जाने कितने सालों से सूना पड़ा हुआ था। मैंने अपने ही मोहल्ले में एक लड़की को देख रखा था, जिसका नाम निशा था। वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी और देखने में बहुत सीधी और शरीफ थी। मैंने सोचा कि गरीब घर की लड़की है तो मेरे बेटे को और इस घर को अपना बनाकर रखेगी और रिश्तों की कदर करेगी। मैं खुशी खुशी उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उनके हालात सच में बहुत ख़राब थे और जब उन्होंने देखा कि लड़का इतनी अच्छी नौकरी करता है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, जो मैंने एक एक रुपया करके मुश्किल समय के लिए रखे थे, वो सब अपने बेटे की शादी पर लगा दिए। मैंने बहुत धूमधाम से धीरज की शादी की और निशा को बहू बनाकर अपने घर ले आया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब मेरे आंगन में भी बाहर आ गई है और मेरी बहू बिल्कुल मेरी बेटी बनकर इस घर में रौनक करेगी और मुझे बिल्कुल अपने पिता जैसी इज्जत देगी। शादी के शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत ही सुकून से गुजर गए थे। बहू सुबह सवेरे चाय देती, घर की सफाई करती और खाना भी अपने हाथों से बनाया करती थी। मैं अगर कोई काम करता तो मुझे मना कर देती थी। मैं कहता कि बहू, तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो, मैं तो पहले भी घर के सारे काम करता था। तो वो कहती कि नहीं पिताजी, अब ये घर मेरा है, मैं ही सारे काम करूंगी। आपको जितना काम करना था आपने कर लिया। वो ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठकर उसके लिए नाश्ता बनाया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा करने की पहले से ही आदत थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नई नवेली बहू को किसी तरह की कोई परेशानी हो और वो आराम से रहे। मैं चाहता था कि उसे इस घर में बिल्कुल अपने मायके जैसा प्यार मिले, लेकिन मेरी ये गलत फहमी ज़्यादा समय तक कायम न रह सकी और कुछ ही महीनों के बाद निशा का वो भयानक रूप सामने आना शुरू हो गया, जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक लालची, मतलबी और घमंडी लड़की थी, जिसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। उसने मेरे अपने ही घर में मेरा चलना फिरना और अपने बेटे से बात करना भी जहर लगने लगा था। जब भी मेरा बेटा ऑफिस से घर आता और मेरे पास बैठकर मुझसे दिन भर का हालचाल पूछता, तो निशा के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन साफ नजर आते थे। वो चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल बात ना किया करे। उसे मेरी मौजूदगी भी घर में बुरी लगती थी, इसलिए मैं सारा दिन घर से बाहर चाय के होटल पर बैठा रहता था। शाम के समय ही घर आया करता था। निशा का मकसद होता था कि मेरा बेटा सारी कमाई उसके हाथ में लाकर दिया करे। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे या फिर मैं इस घर में किसी नौकर की तरह पड़ा रहूं और वो मुझ पर हुक्म चलाती रहे। वो अक्सर मुझसे गुस्से में ही बात करती थी और मुझसे घर की साफ सफाई कराने के बाद घर से बाहर जाने को बोलती थी। जैसा वो कहती, मैं वैसा ही किया करता था, क्योंकि मैं अपनी बहू और बेटे के बीच कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा, बेटे को भी कुछ नहीं बताया। मैं अपने बेटे का घर नहीं उजाड़ना चाहता था।
सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात ये थी कि धीरज अपनी पत्नी की मोहब्बत में इतना अंधा और दीवाना हो गया था कि उसे मेरी कोई तकलीफ और बेबसी नज़र ही नहीं आती थी। निशा उसके सामने इतनी मासूम बन जाती कि धीरज को लगता था कि जैसे उसकी पत्नी से ज़्यादा मासूम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और मैं बस खामोश रहता था कि कहीं मेरे बेटे की खुशियों को मेरी नज़र न लग जाए। मैं रोज़ अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर सीने से लगाकर रोता रहता था। उन्हीं दिनों की बात है जब हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर, जहाँ मैं अक्सर चाय के होटल पर बैठता था, वहीं जवान लड़की आकर बैठने लगी थी। उसे कोई इस शहर में नौकरी का झांसा देकर लेकर आया था, लेकिन हमारे शहर में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वो अपने घर निराश होकर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो अक्सर मुझे बहुत परेशान और कमज़ोर हालत में नज़र आती थी और नुक्कड़ पर खामोशी से खड़ी रहती थी और आते जाते लोगों से किसी न किसी नौकरी की बात कर लेती थी, मगर कोई भी इस जवान लड़की को काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई बार महसूस किया था कि वो कई दिन से भूखी होती है, कभी-कभी तो उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकलती थी। जब मैंने उसे पहली बार ध्यान से देखा, तो मेरे दिल में एक अजीब-सी तड़प उठी और मुझे उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे हमेशा ये याद आ जाता था कि अगर इसकी जगह मेरी अपनी बेटी होती, तो क्या मैं उसे भूखा रहने देता? मुझसे उस लड़की की हालत देखी नहीं गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे खाना दिया करूँगा। मैं रोज़ दोपहर को अपने हिस्से का खाना बहुत सावधानी से छुपाकर घर से निकल जाता था और उस लड़की को दे देता। जब मैं पहली बार उसे खाना देने गया, तो उसकी आंखों में जो चमक और धन्यवाद था, उसके बारे में मैं शब्दों में कह भी नहीं सकता। उस लड़की का नाम अमृता था। वो देखते ही मेरे कदमों में बैठ गई और मुझे बाबूजी कहकर पुकारने लगी। वो रोते हुए मुझसे कहती थी कि बाबूजी, अगर आप नहीं होते, मैं तो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती। इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है। हमारे गांव के मुखिया ने कहा था कि मैं तुझे शहर ले जाकर किसी अच्छी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन वो तो मुझे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए लाया था। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन गांव में मेरी बीमार माँ इस उम्मीद पर है कि मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं उन्हें अगले महीने पैसे भेजूंगी, तो वो मेरी बहन की शादी कर देंगी। मैं अब करूं तो क्या करूं? मैं बहुत ही लाचार और मजबूर हूं। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सिर्फ उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे सकता था और फिर खामोशी से घर वापस आ जाता था, ताकि मुझ पर किसी को शक न हो। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहू की शातिर और जहरीली नज़रें हर समय मुझ पर टिकी रहती हैं और वो हमेशा इस ताक झांक में लगी रहती है कि उसे मेरी कोई ऐसी कमज़ोरी या गलती मिले जिसका फ़ायदा उठाकर वो मुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल सके। उसे ये बात अजीब लगती थी कि मैं रोज़ दोपहर के समय घर के किचन से क्या लेकर बाहर जाता हूँ। एक दिन जब मैं अमृता के लिए खाना लेकर निकला, तो निशा ने छुपकर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं गली के नुक्कड़ तक पहुँचा था और रोज़ की तरह खाना उसे दे दिया। मैंने उससे कहा कि बेटी, पेट भरकर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। तुम जवान लड़की हो, मैं तुम्हें अपने घर में जगह भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत की फ़िक्र रहती है, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ। वो इतने पर भी मेरी बहुत आभारी हो रही थी और बार बार मुझे थैंक यू बाबूजी कह रही थी। निशा ये सब कुछ दूर से खड़ी हुई देख रही थी। फिर उसके दिमाग में एक घिनौनी और शैतानी साजिश ने जन्म लिया। उसने सोचा कि इससे बेहतर और सुनहरा मौका उसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल सकता, जब वो मुझे धीरज की नज़रों से गिराकर हमेशा के लिए इस घर से निकाल के बाहर करेगी। उसने फौरन अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और मुझसे पहले ही तेजी से घर वापस आ गई थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे की अलमारी खोली और उसमें से अपना वो भारी सोने का सेट गायब कर लिया, जो मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदकर उसे मुंह दिखाई की रस्म में दिया था। उसने वो सोने का सेट अपने बेड के नीचे छुपा दिया और धीरज के आने का इंतजार करने लगी। शाम का समय था। धीरज ऑफिस से थका हुआ घर वापस आया था। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। वो बस आराम करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, निशा ने घर में मुसीबत खड़ी कर दी थी। वो दहाड़े मार मार कर और बाल खोलकर रोने लगी, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी हो। धीरज उसे इस तरह रोता हुआ देखकर बेहद परेशान हो गया और भागकर उसके पास गया। उससे उसके रोने की वजह पूछने लगा। निशा, क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो?
निशा ने हिचकियां लेते हुए और अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि उसका सोने का वो कीमती सेट जो अलमारी में रखा हुआ था वो चोरी हो गया। ये सुनते ही धीरज के होश उड़ गए और हम दोनों बाप बेटे मिलकर सारे घर में और एक एक कोना ढूंढने में लग गए। लेकिन सेट मिलना होता तो मिलता ना, क्योंकि वो तो निशा ने खुद ही छुपा दिया था। जब काफी देर तलाश करने के बाद कुछ भी नहीं मिला तो निशा ने अचानक मेरी तरफ उंगली उठाकर धीरज से कड़वे शब्दों में कहा, तुम सोने का सेट घर में क्यों ढूंढ रहे हो? ये सेट कहीं बाहर से कोई चोर आकर नहीं लेकर गया, बल्कि वो सोने का सेट तो तुम्हारे पिता ने चुराया है। ये सुनते ही मुझ पर तो आसमान गिर पड़ा था। मैं तो खामोश होकर रह गया था और हैरानी के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, नहीं नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। बहू, ऐसा मत कहो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं अपने ही सगे बेटे के घर में चोरी क्यों करूँगा? ये तो मेरा अपना घर है और मैंने ही तो वो सेट तुम्हें बनवा कर दिया था। मेरी बात सुनकर निशा ने बेहद नफरत से मेरी तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट लाते हुए धीरज से कहा, धीरज, तुम्हारे पिता ने ही वो सब चोरी किया है। वो उसे चुराकर घर से लेकर गए हैं और उन्होंने वो उस लड़की को दे दिया है जिससे ये रोज छुप छुप कर गली के नुक्कड़ पर मिलने के लिए जाते हैं। ये शब्द नहीं थे, बल्कि जैसे कोई तेज धारदार खंजर था जो निशा ने सीधा मेरे सीने में उतार दिया था। ये सुनते ही धीरज के माथे पर गुस्से की गहरी लकीरें उभर आई थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से मेरी तरफ देखने लगा। निशा ने अपने जहरीले वार जारी रखे थे और आगे जहर उगलते हुए कहा, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो तुम खुद जाकर मोहल्ले के लोगों से पूछ लो। सारा दिन तुम्हारे पिताजी चाय के होटल पर इसलिए तो बैठे रहते हैं ताकि उस नुक्कड़ पर खड़ी होने वाली लड़की को ध्यान से देख सकें। मैंने तो आज खुद अपनी आंखों से इन्हें उस जवान लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते और बातें करते हुए देखा है। ये रोजाना हमारे घर का राशन और तुम्हारी मेहनत की कमाई उस लड़की पर लुटा रहे हैं। पता नहीं उससे और कहाँ कहाँ मिलते हैं और क्या क्या देते हैं। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरी और तुम्हारी कीमती ज्वेलरी चुराकर उसे दे दी है। तुम्हारे ये मासूम पिता उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। एक बाप पर उसके बुढ़ापे में इससे बड़ा और क्या आरोप लग सकता था कि उसका चरित्र ही दागदार कर दिया जाए। मैं बेबसी से खामोश खड़ा अपने बेटे को देख रहा था जो अब गुस्से से भरा पड़ा था और मैं जानता था कि अब जो तूफान आने वाला है वो मेरी जिंदगी की हर खुशी को अपने साथ बहा ले जाएगा। और मैं बस खामोशी के साथ अपने बेटे की तरफ देख रहा था। मैं उसे जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं बस खामोश खड़ा था। मैंने अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि बेटा, तुम मुझे जानते हो कि तुम्हारे पिता ने कितनी कठिनाइयों से गुजरकर तुम्हारी परवरिश की है। अगर मुझे ये सब कुछ करना ही होता तो मैं जब तुम छोटे थे तभी कर सकता था। हालांकि तुम्हारी माँ तुम्हें 4 महीने का छोड़कर ही इस दुनिया से जा चुकी थी। बेटा, मुझ पर विश्वास करो, मैं उस लड़की को सिर्फ हमदर्दी के तौर पर खाना देता हूँ। मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मैं अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाने लगा, उसे विश्वास दिलाने लगा। मेरे बेटे, तुम अपने इस बूढ़े पिता को नहीं जानती क्या? बेटा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मैं तो अब तुम्हारा मोहताज हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें देखकर खुश होता हूँ, तुम्हारी खुशियों से खुश होता हूँ। बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की बेचारी बेसहारा है, कोई उसे धोखा देकर यहाँ पर लेकर आया है। मैं तो बस उस पर तरस खाकर उसका पेट भरता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी बहू मुझ पर इतना बड़ा और गलत आरोप लगा देगी। मेरी ये बात सुनकर धीरज कुछ देर के लिए रुका और उसकी आंखों में अब उलझन सी पैदा हो गई थी, जैसे वो हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन निशा बहुत चालाक और मक्कार औरत थी और वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि धीरज को अपने काबू में कैसे करना है। उसने जल्दी से अपने माथे पर हाथ मारा और दहाड़े मार मार कर रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, धीरज, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है और तुम्हें अपने पिता सच्चे लग रहे हैं तो ठीक है, तुम अपने इस चरित्रहीन पिता को इस घर में रखो, क्योंकि तुम्हारे पिता की नज़र बहुत गंदी है। ये तो मेरे साथ भी गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं, मगर मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे बाप की शिकायत नहीं लगाई। लेकिन आज तो हद ही पार हो गई है। मैं अब आइंदा तुम्हारे बाप की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी और इसी समय अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती हूँ और याद रखना, कल सुबह पुलिस थाने जाकर तुम दोनों बाप बेटे पर मेरी ज्वेलरी चोरी का और तुम्हारे पिता की गंदी हरकतों का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल सके
कि ये आदमी जो इतना शरीफ बनता फिरता है, वो असल में औरतों पर कितनी घिनौनी नज़र रखता है और कैसे चरित्र का आदमी है। निशा की ये खुली वार्निंग सुनकर धीरज, जो पहले ही निशा के कहने में बुरी तरह से आया हुआ था, ये सब सुनकर तो जैसे उस पर पागलपन ही सवार हो गया था और उसने मेरी एक न सुनी। बड़ी बेदर्दी के साथ उसने मुझे धक्के मारना शुरू कर दिया। मैं उसे रोक रहा था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी हड्डियां दुखने लगी। उसने मुझे बेदर्दी से घर से उठाना शुरू कर दिया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैं रोता रहा, अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बुढ़ापे में बेसहारा मत छोड़ो। मैंने उसे वास्ता दिया, बेटा तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है और तुम इस लड़की की बातों में आकर मुझे घर से निकाल रहे हो। तुम्हें याद है जब तुम बचपन में बुखार से बेहाल हो गए थे तो मैं रातों को जागकर तुम्हारा ख्याल रखता था। बेटा मुझे इस तरह जलील मत करो। लेकिन धीरज की आंखों पर निशा की अंधी मोहब्बत और उसके झूठे आंसुओं की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उसे कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने मुझे दरवाजे तक घसीटा और जोरदार धक्का देकर मुझे दरवाजे से बाहर कच्ची सड़क पर फेंक दिया। उसी लम्हे मेरे मुंह पर लोहे का वो भारी दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया था, जिसकी आवाज़ मेरे होश उड़ा गई थी। मैंने रोते हुए दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और चिल्ला रहा था, धीरज बेटा दरवाज़ा खोलो बेटा। मैं तो काफ़ी समय से अपने दोस्तों से भी नहीं मिला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा बेटा। तुम्हारा बाप मर जाएगा, मुझ पर इतना अत्याचार मत करो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। मोहल्ले के 2-3 दरवाजे खुले हुए थे। लोगों ने झांक कर देखा, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो सर्दियों की एक ठिठुरती हुई काली रात थी और मैं बिना किसी गर्म कपड़े के इन पुराने कपड़ों में लथपथ पड़ा आसमान को देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। मेरा धीरज, मेरा अपना बेटा, जिसके खुशियों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, जिसके लिए मैंने जवानी में पत्नी के हिस्से के भी सारे काम किए थे और हर दुख को हंसकर सहा था, आज इस बेटे ने मुझे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था। उसने एक बार सोचा भी नहीं और एक लम्हे में ही मुझे जलील और बेइज्जत कर दिया। मैं काफ़ी देर तक ज़मीन पर बेहाल बैठा रहा था। सर्दी मेरे शरीर में उतर रही थी और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठा और रोते हुए नुक्कड़ की तरफ चला गया, जहाँ पर मैं अमृता को खाना दिया करता था। मैं वहीं एक तरफ ठंडी ज़मीन पर बैठ गया था और सारी रात वहीं पर ठिठुरता रहा और ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा कि अगली सुबह जब सूरज निकले तो मेरी ज़िंदगी का एक और भयानक समय शुरू हो चुका था। मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने का कोई ठिकाना था। मैं सारा दिन सड़कों पर चलता रहा और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। भूख और प्यास से मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे चक्कर आ रहे थे। जब भूख मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई और मेरे पेट में दर्द उठने लगा, तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की शराफत और इज्जत का भरम तोड़ दिया था और एक बड़े प्रार्थना स्थल के बाहर जाकर भिखारी और लावारिसों की लाइन में बैठ गया। मैंने अपने कांपते हुए हाथ आते जाते लोगों के आगे फैला दिए। जो आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके और इज्जत की रोटी खाता रहा था, वो आज भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। लोग मेरे हाथों में सिक्के 10, 20 और 50 के नोट रख देते थे और मैं उनसे खाना लेकर खा लेता था। लेकिन भीख मांगना रोज का काम नहीं था और ना ही रोज इतने पैसे मिलते थे कि 2 वक्त का पेट भरा जा सके। कभी कुछ मिल जाता था और कभी मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। ऐसे में अगर शहर में दान पुण्य करने वाले लोग ना होते तो शायद मैं भूख और कमजोरी से सड़क पर ही तड़प कर मर जाता। गरीबों और लाचारों के साथ लाइन में लगकर खाना ले लेता था। मुझे याद है एक दिन एक बड़े आदमी ने मुझे कांपते हुए देखकर पूछा था कि बाबा जी, तुम्हारी कोई संतान नहीं है क्या, जो इस बुढ़ापे में सड़कों पर भिटकते फिर रहे हो? मैंने उससे कहा कि मेरी संतान तो जिंदा है, मेरा बेटा, लेकिन उसका बाप मर चुका है। वहाँ कोई मुझसे मेरी पहचान या मेरा हाल नहीं पूछता था। बस एक प्लेट में खाना और रोटियां मिल जाती थी, जिससे मेरे पेट की आग बुझ जाती थी। मैं चाहता तो कोई काम काज भी कर सकता था, लेकिन मेरा शरीर मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था। कई साल हो गए थे मुझे नौकरी छोड़े हुए, इसलिए अब मेरी काम करने की आदत भी ख़त्म हो गई थी और शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। सर्दियों में जब सड़क पर ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, तो दान करने वाले लोगों की तरफ से मुझे पुराने कपड़े और एक मोटी सी चादर मिल गई थी, जिसे ओढ़कर मैं किसी भी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर रात गुजार लेता था।
मैं जिंदा तो था, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा पूरी तरह मर चुकी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। सड़कों की धूल और गरीबी की बेइज्जती ने मुझे अंदर और बाहर से खोखला कर दिया था और मैं अक्सर अब बीमार रहने लगा था। मैं रोज आसमान की तरफ देखकर ऊपर वाले से मौत की प्रार्थना करता था। अब मुझे ये बेइज्जती और ये दर दर की ठोकरें और बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन शायद मौत भी मुझसे रूठ गई थी। अभी कुदरत ने मेरी और भी परीक्षा लेनी थी। मैंने कई बार सोचा कि अपना गुस्सा खत्म करके वापस जाकर अपने बेटे के कदमों में गिर जाऊं और उससे माफ़ी मांग लूं, चाहे वो मुझे घर के कोने में नौकर बनाकर रख ले। कम से कम मेरे सर पर छत तो होगी और मैं अपने बेटे को देख तो सकूंगा। लेकिन मुझे निशा के वो घिनौने और जहरीले शब्द याद आ जाते थे जो उसने मेरी इज्जत और मेरे चरित्र पर कहे थे, और मेरे उठते हुए कदम वहीं सड़क पर रुक जाते थे। मैं उसी तरह दर बदर फिरता था और मेरी जिंदगी का काफी लंबा समय इन सड़कों पर भीख मांगते हुए गुजर गया था। मेरी पहचान अब बस एक पागल और मांगने वाले बूढ़े भिखारी की रह गई थी, जिसे देखकर लोग अक्सर रास्ता बदल लेते थे और दुकानदार मुझे डांट कर अपनी दुकानों के आगे से भगा देते थे। ये लगभग 3 साल बाद की बात है, जब मेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ आया। जून की तेज गर्मी थी और दोपहर का समय था। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था और सड़क आग की लपटें उगल रही थी। मैं एक सिग्नल पर खड़ा था, सब गाड़ियों के शीशे बजा बजाकर भीख मांग रहा था। तेज गर्मी और कई दिन की कमजोरी की वजह से मेरे कदम बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाऊंगा। मैंने एक बड़ी सी गाड़ी का शीशा बजाया और कहा कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऊपर वाला तुम्हें खूब देगा। लेकिन उस औरत ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और डांटते हुए बोली, जाओ माफ करो, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हो। फिर उसने शीशा चढ़ा लिया। मैं मायूस होकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ गया तो अचानक एक तेज चमकती हुई और कीमती गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उस गाड़ी की चमक और उसके अंदाज को देखकर लग रहा था कि उसमें कोई अमीर इंसान बैठा है। मैंने अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा की और उस गाड़ी का शीशा बजाया। अपनी कांपती हुई और कमजोर आवाज में कहा कि साहब, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मुझ गरीब पर रहम करो, ऊपर वाला तुम्हारा कारोबार अच्छा करेगा। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और उसमें से एक सुंदर और आत्मविश्वासी औरत बाहर आई। मैंने जल्दी से अपना मेला और कांपता हुआ हाथ उसके आगे बढ़ा दिया कि शायद वो कोई बहुत बड़ा नोट निकाल कर मुझे देगी, जिससे मैं आज पेट भरकर खाना खा सकूंगा। लेकिन उसने मुझे पैसे देने के बजाय अचानक अपना हाथ बाहर निकाला और मेरा वो मेला और धूल से भरा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से घबरा गया था और मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की कि पता नहीं ये कैसी अजीब औरत है जो पैसे देने के बजाय एक भिखारी का हाथ पकड़ रही है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मेरा हाथ छोड़ दो। मगर उसने मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर आ गई। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया कि कहीं ये अमीर लड़की मुझे मारेगी तो नहीं। लेकिन उसने तो मुझे इतने ध्यान और इतनी तकलीफ से देखा कि उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने भरी सड़क पर इतनी गाड़ियों के सामने अचानक झुककर मेरे गंदे और धूल मिट्टी लगे पैरों को अपने हाथ लगाए और रोते हुए कहा कि बाबूजी, तुम इस हालत में सड़क पर कैसे आ गए? तुम्हारा वो बेटा कहाँ है? मैं ये शब्द सुनकर हैरानी से टूट गया था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अमृता थी। हाँ, वही अमृता जिसे मैं मोहल्ले के पास छुपकर उसकी मदद किया करता था। मैं उसे इतनी शानदार कपड़ों में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था और मैं बस फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। अमृता ने मेरे कदमों से सर उठाया और मुझे जबरदस्ती अपनी इस ठंडी और आरामदायक गाड़ी में बिठाते हुए रोती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपकी ये बेटी बोलेगी और आप बस सुनेंगे। आपने एक बार मुझे उस समय खाना खिलाया था जब इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था और मैं भूख से सड़क पर सिसक रही थी। मैं आज वो कर्ज और वो बदला उतारूंगी। आप आज से मेरे साथ चल रहे हो और अब मरते दम तक कभी इस सड़क पर वापस नहीं आओगे। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को एक अनजान मंजिल की तरफ चला दी और मैं बस नरम सीट से लगा हुआ रोता रहा और अमृता को देखता रहा कि क्या सच में ये वही भूखी और लावारिस लड़की थी जिसको रोटी देने की वजह से मुझे मेरे अपने सगे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था, और आज वही गैर लड़की सड़क की बेइज्जती से उठाकर मुझे अपने साथ ले जा रही थी। गाड़ी का नरम और सुकूनदायक माहौल
मेरे लिए विश्वास करने के काबिल नहीं था, जिसमें बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। एसी की ठंडी हवा मेरे पसीने से भीगे हुए शरीर को छू रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी कहीं उलझा हुआ था। अमृता लगातार गाड़ी चलाते हुए बार-बार भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देख रही थी, फिर खामोशी से नजरें सामने कर लेती थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने आकर रुकी, जिसके बड़े और भारी लोहे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। अंदर का नज़ारा बिल्कुल किसी राजकुमार के महल जैसा था। हरा भरा गार्डन और उसके बीच में खड़ी एक आलीशान बिल्डिंग, जिसे देखकर मेरी आंखें चौंक गई थी। अमृता ने गाड़ी रोकी और तेजी से बाहर निकलकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ थामकर मुझे बहुत इज्जत के साथ बाहर निकाला। घर के अंदर दाखिल होते ही नौकरों की एक लाइन खड़ी हुई थी, जो अमृता के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे। अमृता ने तेज आवाज में सारे नौकरों को वार्निंग देते हुए कहा, सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज से ये इस घर के मालिक और मेरे पिता हैं। इनका हर हुक्म इस घर का कानून होगा, और अगर किसी ने इनकी सेवा में थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो वो इस घर में अपना आखिरी दिन समझे। सारे नौकरों ने एक साथ मिलकर जी मैडम कहा था और सर झुका लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो आदमी कुछ देर पहले सड़क पर कुछ सिक्कों के लिए भीख मांग रहा था, उसे इस गैर लड़के ने इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक कैसे बना दिया। अमृता मुझे सहारा देकर नरम और मुलायम सोफे पर बिठाने लगी, तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, ये तुम्हारा कीमती सोफा खराब हो जाएगा। लेकिन अमृता ने मेरे कदमों में बैठकर मेरे दोनों गंदे हाथों को चूम लिया और रोते हुए बोली, बाबूजी, ये सारा महल, ये दौलत सब तुम्हारे इन कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुमने मुझ पर जो एहसान किया था वो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। अमृता ने मेरे कदमों के पास बैठकर मुझे वो सारी हकीकत बताई, जो इतने सालों से एक राज थी। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं दरअसल एक बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मुझ में दौलत का बहुत घमंड था, और एक दिन किसी मामूली सी बात पर मेरे अपने पिता से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरा ईगो इतना बड़ा था कि मैंने उसी समय घर छोड़ दिया और कसम खा ली कि अब मैं उनकी दौलत का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं अपना शहर छोड़कर इस शहर में आ गई, लेकिन जिंदगी इतनी बेरहम थी कि कुछ ही दिनों में मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं कई कई दिन भूखी रहती थी। मेरी सहेलियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं इधर उधर भटकती रहती थी। भूख ने मुझे उस रास्ते पर अकेला छोड़ दिया था और मुझे लगने लगा था कि अब मैं मर जाऊंगी। तब आप एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए थे। आपकी दी हुई मदद मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन बाबूजी, उनसे ज़्यादा आपकी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। जो आशीर्वाद मेरे सर पर हाथ फेरकर आप मुझे दिया करते थे, उसने मुझे जीना सिखाया, और आपके उस प्यार ने मेरे ईगो को तोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पिता के साथ कितना गलत करके आई हूँ। जिस दिन मैं अपने घर से आई थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वापस कभी वहाँ नहीं जाऊँगी और अपने पिता से माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। मैंने ऐसा ही किया। मेरे पिता ने मुझे बहुत ढूंढा, मगर मैं उनको नहीं मिली। लेकिन जब मैं उनके सामने गई तो उन्होंने मुझे रोते हुए गले से लगा लिया, और कुछ समय के बाद ही उनकी मौत हो गई। तो उनका सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी मेरी जिम्मेदारी बन गया। उसके बाद मैंने आपको हर जगह तलाश किया, उस गली के नुक्कड़ पर और भी बाकी गलियों में, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। आज जब मैंने आपको सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो मेरा कलेजा फट गया कि मेरे मददगार बाबूजी इस हाल में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बाबूजी, अब आप मेरी जिम्मेदारी हो और मरते दम तक इस घर के मालिक बनकर रहोगे। अमृता ने उसी दिन शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलवाकर मेरा पूरी तरह से चेकअप करवाया और मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे पहनने के लिए कीमती और मुलायम कपड़े दिए गए और मेरे लिए शानदार कमरा सजाया गया, जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। नौकर हर समय हाथ बांधकर मेरे एक इशारे का इंतजार करते रहते थे। मैं उस महल में सच में एक राजकुमार की तरह रहने लगा था। मेरे बिखरे हुए और मिट्टी से भरे बाल अब संवर गए थे, और मेरे चेहरे पर छाई हुई थकावट और कमजोरी भी अच्छा खाना मिलने की वजह से खत्म हो गई थी। लेकिन रात के अकेलेपन में जब मैं इस मुलायम बिस्तर पर लेटता तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। मुझे अपना धीरज बहुत याद आता था। मैं सोचता था कि मेरा खून, मेरा वो इकलौता बेटा जिसको मैंने अपनी जवानी दे दी, वो इस समय कहाँ है और किस हाल में होगा। क्या उसने कभी अपने इस बदनसीब बाप को याद भी किया होगा, जिसको उसने सर्दी की उस काली रात में घर से निकाल दिया था? क्या निशा ने उसे कभी कोई सुख दिया होगा या नहीं? मेरे ये आंसू मेरे तकिए को भिगो देते थे। अमृता मेरी इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझती थी।
वो अक्सर रात को मेरे पास आकर बैठ जाती थी और कहती थी, बाबूजी, मुझे आप में मेरे पिता नजर आते हैं। और मेरे आंसू साफ करते हुए वो मुझसे वादा करती थी कि बाबूजी, तुम परेशान मत हो, मैंने अपने कुछ आदमी आपके बेटे को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं। वो बहुत जल्द आपके बेटे को तलाश कर लेंगे कि वो कहाँ है और किस हाल में है। आप बस अपने दिल को मजबूत कीजिए और ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। अगर आपका बेटा साथ नहीं तो बेटी तो साथ है ना। मुझे अमृता की बातों से बहुत तसल्ली मिलती थी और मैं प्रार्थना करता था कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सलामत रहे, क्योंकि एक बाप का दिल कितना ही क्यों ना टूटा हुआ हो, वो अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करता। और आज किस्मत का ऐसा अनोखा और हैरान कर देने वाला खेल मेरे सामने चल रहा था कि मैं अमृता के इस महल जैसे घर के दरवाजे पर खड़ा था और मेरे ठीक सामने मेरी वो घमंडी बहू निशा भीख मांग रही थी, जिसके घमंड ने कभी मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर निकलवाया था। निशा की हालत इतनी खराब हो रही थी कि कोई उसे देखकर पहचान ही नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो कभी मेकअप और ज्वेलरी से सजी रहती थी। वो लगातार गिड़गिड़ा रही थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भूख और बेबसी की कपकपाहट थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए दरवाज़ा पूरा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो डरते डरते अंदर आई थी। उसे शायद लग रहा था कि मैं कोई अमीर मालिक बन गया हूँ और उस पर तरस खाकर उसे अंदर बुला रहा हूँ। मैंने जल्दी से घर के नौकर को आवाज़ दी और उससे कहा कि वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाए। नौकर ने एक लम्हे के लिए अंदर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मैंने निशा को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो रोटी के बड़े बड़े निवाले तोड़कर तेजी से अपने मुंह में डाल रही थी। मैं कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया था और खामोशी से उसकी लाचारी का तमाशा देख रहा था। कुदरत का पहिया कैसे घूमता है, आज मेरे सामने बिल्कुल जाहिर था। जो लड़की मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज वो किसी और के घर का खाना बिलक बिलक कर खा रही थी। जब वो पूरी तरह खा चुकी और उसने पानी पीकर सुकून का सांस लिया, तो मैंने सीरियस और गहरी आवाज़ में उससे पूछा, निशा, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई? ये आवाज़ और ये अंदाज सुनते ही निशा के शरीर में जैसे कोई जोरदार झटका लगा था। उसने खाते हुए अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर जब उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी और उसने मुझे ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें हैरानी और डर के मारे फटी की फटी रह गई थी। उसके हाथ में शीशे का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। वो पहचान चुकी थी कि आलीशान महल का ये अमीर मालिक जिसने उसे आज खाना दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ससुर है, जिसे उसने चरित्रहीन और चोर कहकर रात के अंधेरे में घर से निकाला था। निशा के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो डर के मारे कुर्सी से पीछे हटने लगी। उसे यही लग रहा था कि मैं अब उससे अपने इन सारे सालों की दर दर की ठोकरों का बदला लूंगा और नौकरों से कहकर उसे मारूंगा या पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि डरो मत निशा, मैं एक बाप हूँ और बाप कभी नहीं बदलते। मैंने तुम्हारा सारा हिसाब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। तुम बस अब मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा धीरज कहाँ है, वो कैसा है, और तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? मेरी ये बात सुनना था कि निशा की बर्दाश्त का बांध टूट गया और वो दहाड़े मार मार कर मेरे कदमों में गिर गई। उसने मेरे पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और बेहद शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उसने हिचकियाँ लेते हुए मुझे वो दर्दनाक किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाबूजी, आपको घर से निकालने के बाद मेरा घमंड आसमान को छूने लगा था। मुझे लगा कि अब मैं उस घर की पूरी तरह से मालकिन बन गई हूँ और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरा लालच इतना बढ़ गया था कि मैंने धीरज को इमोशनल करके परेशान करना शुरू कर दिया और उसे मजबूर किया कि वो अपना बसा बसाया घर बेच दे और उसकी सारी रकम मेरे सगे भाई के बिजनेस पर लगा दे, ताकि हम रातों रात अमीर हो सकें। धीरज मेरी मोहब्बत में कोई बात नहीं टालता था। उसने सारी यादों को भुलाकर वो घर बेच दिया और उसकी सारी रकम मेरे भाई के हाथ में रख दी। हमने सोचा था कि अब हम एक बहुत बड़े बंगले में रहेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, लेकिन मेरे अपने सगे भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उसने वो सारे पैसे ले लिए और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर फरार हो गया। उसने हमसे हर तरह का कांटेक्ट ख़त्म कर दिया और हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। निशा लगातार रो रही थी और उसके आंसू मेरे कदमों को भिगो रहे थे। उसने आगे बताया, जब धीरज को इस खतरनाक फ्रॉड का और अपनी सारी जिंदगी की कमाई के लुटने का पता चला, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। उसकी दुनिया लुट चुकी थी और उसे अचानक खतरनाक वाला ब्रेन हैमरेज हो गया
और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। और जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसका आधा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है और उसकी ज़ुबान भी बंद हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए एक पैसा भी न था। मैं रोती पीटती अपने रिश्तेदारों के पास गई, उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि वो हमारी मदद करें, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा, जब तुम्हारा अपना भाई तुम्हें लूट कर भाग गया तो हम तुम्हारा बोझ क्यों उठाएं। उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को सड़क पर फेंक दिया। धीरज चलने फिरने और बोलने से बिल्कुल लाचार हो चुका था और उसे हर समय महंगी दवाइयों की ज़रूरत होती थी। मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिए ताकि मैं कुछ पैसे जमा करके अपने पति को दवाई खिला सकूं। पिताजी, आज वो तुम्हारा सुंदर और जवान बेटा एक फुटपाथ पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा है और मैं रोजाना भीख मांगकर उसे बस जिंदा रखे हुए हूँ। मुझे मेरी मक्कारी और बदतमीजी की ऐसी सजा मिली है कि अब मुझे मौत भी नहीं आती और जिंदगी भी एक मुसीबत बन चुकी है। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरा वो जवान बेटा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो फुटपाथ पर पड़ा सिसक रहा है। मैंने एक लम्हा भी बर्बाद किए बिना जल्दी से अमृता को फ़ोन मिलाया और उसे सारी बात बताई और कहा कि बेटी, जल्दी घर आ जाओ, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। अमृता ने फ़ोन उठाया और कुछ ही देर में वो तेज़ी से गाड़ी भगाती हुई घर पहुंच गई थी। हमने निशा को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके बताए हुए एड्रेस पर उसी फुटपाथ की तरफ रवाना हो गए थे। जैसे ही गाड़ी उस गंदे फुटपाथ के पास रुकी, मेरी नज़र उस इंसान पर पड़ी जो एक पुरानी और फटी हुई चादर में लिपटा हुआ था। धीरज की ऐसी हालत देखकर मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और मैं रोता हुआ गाड़ी से बाहर भागा। वो एक जवान और हैंडसम लड़के से एक सूखे हुए हड्डियों के ढांचे में बदल चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बेबसी के साथ खाली और बेजान आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंध रही थी और उसकी ये हालत देखकर मेरा पत्थर दिल भी पिघल गया था। मैंने जमीन पर गिरकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोला, मेरे बेटे, मेरी जान, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया। मेरी आवाज़ सुनकर उन बेजान और पथराई गई आंखों में जैसे जिंदगी की कोई चमक लौट आई हो। उसने मुझे देखा और उसे फौरन पहचानने में देर नहीं लगी कि ये उसका वही बाप है जिसे उसने धक्के देकर घर से निकाला था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका वो कांपता हुआ पैरालाइज शरीर बहुत मुश्किल और तकलीफ के साथ मेरी तरफ उठा। हमने धीरज को उसी हालत में उठाया और शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में ले जाकर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा दिया। अमृता ने डॉक्टरों की एक पूरी टीम को उसके इलाज के लिए खड़ा कर दिया और कहा कि पैसों की कोई भी ज़रूरत हो तो आप फिक्र मत करना, बस इनको ठीक कर दीजिए। धीरज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। निशा अस्पताल की ज़मीन पर बैठी अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर लगातार रो रही थी और अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांग रही थी जो उसने मेरे साथ की थी। मैंने उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है। ऊपर वालों ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की ऐसी कमज़ोर सज़ा दे दी है कि अब किसी की बद्दुआ या सज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। तुमने एक बाप का दिल दुखाया, उस बाप का जो अपने बेटे के लिए माँ और बाप दोनों था। तुम्हें इसका सिला इसी दुनिया में मिल गया। सच कहते हैं कि माता पिता का दिल दुखाने वाले और उनकी आहें लेने वाले दुनिया में ही अपना दर्दनाक अंजाम देख लेते हैं। आज मेरा अपाहिज बेटा मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह रो रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था और दूसरी तरफ अमृता कुछ दूरी पर खड़ी हमें देख रही थी और सुकून से मुस्कुरा रही थी। आज मुझे ये हकीकत पूरी तरह से समझ आ गई थी कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि रिश्ते तो एहसास और मोहब्बत के होते हैं। आज एक एहसास वाली बेटी जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, वो मेरे सगे बेटे का लाखों का इलाज करवा रही थी और उसे मौत के मुंह से निकालने की कोशिश कर रही थी। मेरी जिंदगी का खोया हुआ खून मुझे वापस मिल गया है और मैं ऊपर वाले का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे मेरे बेटे के साथ साथ एक बेटी भी दी जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।